हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज मोटिवेशन गेट्स यू स्टार्टेड बट डिसिप्लिन गेट्स यू गोइंग। यानी कि मोटिवेशन अगर आपके पास में हो तो आप शुरुआत तो कर सकते हैं किसी चीज़ की, लेकिन वो मोटिवेशन कितने दिन कायम रहेगा, कितना लंबा चलेगा, इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। बट अगर आपने डिसिप्लिन अपना लिया हो, अपने अपने लाइफ में एक डिसिप्लिन लाइफ जी रहे हो, तो आपको मोटिवेशन नहीं भी हो तो भी आप वो काम ज़रूर करेंगे, राइट? क्योंकि हम सबको पता है सुबह उठना है, सुबह उठ के फ्रेशन अप होना है, ब्रश करना है, वो हमारे डिसिप्लिन का हिस्सा है, तो हम वो करते हैं, मोटिवेशन हो चाहे नहीं हो, हम वो करते ही करते हैं काम, राइट? तो वैसे ही अगर आपने पढ़ाई करनी है, अगर आपने पढ़ाई को अपने डिसिप्लिन बना लिया है, तो आप ज़रूर वो काम करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2024। रिपब्लिकन एंड फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इज सेट टू विन अ सेकेंड टर्म इन ऑफिस। बोल रहे हैं रिपब्लिकन पार्टी के जो उम्मीदवार हैं और पुराने फॉर्मर मतलब पुराने जो पहले रह चुके हैं यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो हैं इस सेट टू का मतलब होता है तैयार होना, वो पूरी तरीके से दूसरी बार ऑफिस जीतने के लिए तैयार हैं, ऑफिस जीतने के लिए यानी कि दूसरी बार प्रेसिडेंट के पद की दावेदारी के लिए तैयार हैं। आफ्टर अ स्ट्रॉन्ग शोइंग इन दी 2024 इलेक्शन, स्ट्रॉन्ग शोइंग का मतलब होता है प्रदर्शन, अच्छी परफॉर्मेंस, तो बहुत ही मजबूत उनका प्रदर्शन रहा 2024 के इलेक्शन में। इसके बाद में ये पूरे तरह से तय हो चुका है कि लगभग वही जीतेंगे। A race that saw Democrat and current Vice President Kamala Harris go down fighting। बोल रहे हैं ये एक ऐसी रेस थी जो 2024 के इलेक्शन है, ये एक ऐसी रेस थी जिसमें डेमोक्रेट पार्टी के उम्मीदवार और करंटली जो वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस, वो गो डाउन फाइटिंग मतलब क्या होता है, आखिरी दम तक लड़े। आफ्टर शी एंटर्ड द फ्रे एट अ लेट स्टेज, फ्रे मतलब इस युद्ध में, इस मुकाबले में, फ्रे मतलब इस मुकाबले में जब वो लेट स्टेज में आई थी, पहले कोई और होगा दावेदार, फिर कमला हैरिस का नाम दिया गया, तो इस दौड़ में वो काफी बाद में आई थी, उसके बाद में भी वो अंतिम क्षण तक लड़ती रही। एंड फेस्ड टफ ऑड्स ऑल द वे, टफ ऑड्स मतलब कि बहुत ही बाधाएं उनके सामने आई, पूरे रास्ते में उनके बहुत बाधाएं सामने। हिज लाइकली विन रिप्रेजेंट्स मैनी फर्स्ट, उनकी जो ये लगभग जीत है, उम्मीद है कि वो जीत जाएंगे, इसमें बहुत सारे मैनी फर्स्ट मतलब बहुत सारी चीज़ें पहली दफ़ा होने वाली हैं। जैसे कि एट 78 ही विल बी द सेकेंड ओल्डेस्ट पर्सन एवर दस इलेक्टेड, यानी कि 78 साल की उम्र में वो दूसरे सबसे बुजुर्ग इंसान होंगे जो इस पद के उम्मीदवार बने होंगे या इस पद पर चुने जाएंगे। ही विल बी द फर्स्ट रिपब्लिकन टू विन पॉपुलर वोट इन 20 ईयर्स, वो पहले रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार होंगे जो 20 सालों में पॉपुलर वोट जीते हैं, यानी कि जनता की ज्यादा उनके ऊपर भरोसा दिखाया है। He may be the only second president to serve non-consecutive terms in 132 years। 132 सालों में पहली बार ये दूसरे प्रेसिडेंट बने हैं जो नॉन कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव क्या होता है, जैसे मोदी जी अब लगातार तीसरी बार चुने गए, है ना, लगातार, वो जो लगातार है वो कंसेक्यूटिव है, तो नॉन कंसेक्यूटिव मतलब कि गैर लगातार, एक बार चुने गए, फिर बीच में कोई और चुना गया, फिर कोई और शायद हो सकता है चुना गया, फिर उसके बाद इनका चांस आया, है ना, लेकिन लगातार नहीं चुने गए, तो ये पहली दफा 132 सालों में, सेकेंड टाइम में। एंड ही वुड सर्टेनली बी द फर्स्ट टू टाइम प्रेसिडेंट टू ऑल्सो हैव बीन इम्पीच्ड ट्वाइस बाय कांग्रेस, और जाहिर तौर पे सबसे ज्यादा सुनिश्चित तौर पे ये पहले ऐसे दो बरी के प्रेसिडेंट हैं जिनको कि 2 बार कांग्रेस द्वारा इम्पीच किया गया है, इम्पीच किया ना था, उनके ऊपर कांग्रेस द्वारा आरोप लगाया गया है। अब ये हमारे देश की कांग्रेस नहीं है, ठीक है। डिस्पाइट दीज फैक्ट्स, अब इन सभी तथ्यों के बावजूद, डिस्पाइट मतलब बावजूद, मिस्टर ट्रम्प प्रिवेल्ड बाय विनिंग इन स्विंग स्टेट्स, प्रिवेल मतलब जीतना, तो जो इन सभी तथ्यों के बाद में जो उनकी विक्ट्री है वो स्विंग स्टेट्स जो होते हैं, स्विंग स्टेट्स वो स्टेट्स हैं जहाँ की जो पार्टीज है वहां पे दोनों ही पार्टीज का दबदबा बराबर है, कभी कोई मतलब वहां पे ऐसा नहीं है कि ये जाहिर तौर पे इसी पार्टी को वोट देंगे या जाहिर तौर पे इसी पार्टी के पक्ष में फेवर में यहाँ का रिजल्ट रहेगा, ऐसे स्टेट्स नहीं, वो ऐसे स्टेट हैं जो किसी भी तरफ हो सकते हैं, और यही वो स्टेट्स हैं जो मुख्य तौर पे किसी भी कैंडिडेट की जीत का वो कर सकते हैं, विक्ट्री को डिफाइन कर सकते हैं, तो वहां पे ट्रम्प जीते हैं। एंड अचीविंग
a small swing across almost all states in favor of the Republican Party. और थोड़ा बहुत जो स्विंग था वो सभी स्टेट्स के अक्रॉस रिपब्लिकन पार्टी के फेवर में रहा, thus gaining the key to the electoral college। और इसी वजह से अब उनके हाथ में इलेक्टोरल कॉलेज जो होता है वहाँ का निर्वाचन मंडल, जहाँ के अंदर जिसके अंदर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट चुने जाते हैं, उसकी उनके पास में मुख्य चाबी हाथ में लग गई है। यानी कि उनके पास में अब, क्योंकि वो वहाँ पे वोट करके चुन के जा रहे हैं तो उनके पास में अपर हैंड है, तो अब उनके पास में मुख्य चाबी लग गई कि वहाँ पे वो चुने जाएंगे। एंड द पॉपुलर वोट, और पॉपुलर वोट भी उनके फेवर में है। Even if final counting and the formal call for each state is yet to be completed। हालांकि अभी फाइनल काउंटिंग नहीं हुई है, अभी फाइनल काउंटिंग और प्रत्येक स्टेट से जो फॉर्मल कॉल है कि हमारे स्टेट से ये जीता, हमारे स्टेट से ये जीता, ये अभी तक वहाँ से डिक्लेरेशन नहीं हुआ है, ये भी कंप्लीट होना टास्क बाकी है। फिर भी उनके दावेदारी जो है इलेक्टोरल कॉलेज की और इन सब चीज़ों की पक्की हो चुकी है। While Democrats unsurprisingly held on to their stronghold states, जहाँ पे एक और डेमोक्रेट्स जो हैं उन्होंने अनसरप्राइजिंगली, मतलब कोई अचंभे की बात नहीं कि जहाँ पे उनका गढ़ था उन स्टेट्स में उनकी पकड़ मजबूत बनी रही। मोस्ट ऑफ विच आर सिचुएटेड ऑन आइदर कोस्ट, जिनमें से अधिकतम जो है कोस्ट होता है तट, तो कोस्ट दोनों ही तटों के पास में स्थित है, उन स्टेट्स में डेमोक्रेट्स की पकड़ अभी भी मजबूत है। There appeared to be a red shift underway across the political system, पर स्टिल थोड़ा बहुत वहां पे रेड शिफ्ट मतलब कि रिपब्लिकन पार्टी के पक्ष में थोड़ा लोग स्विंग होते दिखाई दिए, थोड़ा परिवर्तन आता दिखाई दिया। ठीक है, This was seen in the Republicans succeeding in seizing control of the Senate। और ये कैसे पता चला? जब रिपब्लिकन जो है वो सक्सीड हो गए, सफल हो गए। सक्सीड होना मतलब सफल होना, सीज करना मतलब कि किसी चीज को कंट्रोल करना, किसी चीज को कब्जे में करना। उनने क्या कंट्रोल कर लिया? सेनेट को कंट्रोल कर लिया। सेनेट को अपने सेनेट का जो पूरा कंट्रोल है वो उनके कब्जे में हो गया। जब ये हो गया तो पता चला कि जो स्ट्रॉन्ग होल्ड वाले स्टेट्स हैं वहां पे भी रिपब्लिकन पार्टी का थोड़ा बहुत शिफ्ट वहां पे देखा गया। स्पेशली थ्रू क्रिटिकल सीट्स वन इन ओहायो एंड वेस्ट वर्जीनिया, खास तौर पे जो महत्वपूर्ण सीट्स ओहायो और वेस्ट वर्जीनिया में जीती गई उनके जरिए। एंड लाइकली रिटेनिंग द चेयर इन द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, और इसी के जरिए ये भी संभावना है कि वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में भी अपनी चेयर जो है, दावेदारी जो है प्रबल कर ले। ये उनके पास में संभावना है रिपब्लिकन्स के पास में। तो अब मतलब ये क्या हुआ कि राज्यसभा में बहुमत उनके पास में है, लोकसभा में बहुमत उनके पास में है, पूर्ण बहुमत हो जाएगा तो जो वो प्लानिंग करेंगे, जो वो बिल्स बनाएंगे वो आराम से पास हो जाएंगे। इफ दिस पैन्स आउट, अगर ये पैन आउट होता है, मतलब कि पैन आउट होना मतलब सफल होता है, द सेकेंड ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन विल बेनिफिट फ्रॉम अ ट्रिफेक्टा ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड 2 ब्रांचेस ऑफ लेजिस्लेचर। तो ये जो दूसरा ट्रम्प शासन होगा ये 3 पक्ष, ट्राइफेक्टा मतलब 3 साइड से, 3 साइड से उनको सफलता मिलेगी, उनको बेनिफिट मिलेगा। कौन कौन से? एक तो उनके पास एग्जीक्यूटिव पावर होगी, दूसरे बात उनके पास में 2 लेजिस्लेचर, 2 संविधान की ब्रांचेस होंगी, लोकसभा राज्यसभा दोनों ही उनके पास है, यानी कि सेनेट भी उनके पास में है और जो ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है वो भी उनके पास चला जाएगा। एंड potentially have far-reaching political power that could dramatically shape domestic and foreign policy। और इसलिए संभव तो उनके पास में फार रीचिंग, बहुत बड़ी एक पॉलिटिकल पावर हो जाएगी जो कि बड़े ही नाटकीय रूप से उनके घरेलू पॉलिसीज को तो चेंज कर ही सकती है, प्रभावित कर ही सकती है, पर फॉरेन पॉलिसीज को भी प्रभावित कर सकती है। क्योंकि अगर हमने डोनाल्ड ट्रंप को अभी तक जाना है तो हमने ये समझा है कि वो बाहर से आने वाले लोगों के अगेंस्ट में है, उनके पक्ष में नहीं है। वो चाहते हैं कि सिर्फ उन्हीं के देश के जो पहले से रहने वाले नागरिक हैं, जो रेजिडेंट्स हैं, उन्हीं को वहाँ पे नौकरियाँ मिले, उन्हीं को अपलिफ्टमेंट मिले। ठीक है, वो इस पक्ष में है। वो इस पक्ष में बिल्कुल नहीं है कि बाहर से लोग आए, क्योंकि उनका कहना है कि बाहर से लोग आते हैं, हमारी नौकरियाँ खा जाते हैं, हमारे कॉलेजेस में एडमिशन ले लेते हैं, तो सब चीज़ पे मतलब बाहर के लोग कब्जा कर लेते हैं। तो यानी कि ये फॉरेन पॉलिसीज को भी प्रभावित करेगा। और अभी जो ब्रिक्स की मीटिंग हुई थी, रीसेंट मीटिंग, उसमें एक ऑल्टरनेटिव,
डॉलर का ऑल्टरनेटिव देखने की कोशिश की जा रही है कि डॉलर को इतना मजबूती मिला है तो हम एक ऐसी करेंसी के ऊपर निर्भर करें, या तो हम लोकल अपनी करेंसी में डीलिंग करें ज़्यादा, या फिर एक ऐसी करेंसी बनाएं जो कि डॉलर्स के लेन देन के बिल्कुल परे रहेगी। ठीक है, तो ये उन्होंने डिसाइड करा। पर डोनाल्ड ट्रंप का कहना यह है कि जो कंट्रीज किसी भी दूसरी करेंसी में डीलिंग करेंगे, हम उनके ऊपर 100% टैरिफ लगाएंगे, 100% टैक्स लगाएंगे। दैट मीन्स हिंदुस्तान अगर अमेरिका को कुछ निर्यात करना चाहता है और वो ब्रिक्स के अपने वादे के ऊपर अमल करता है, तो हिंदुस्तान को और ज़्यादा महंगी दरों पे अपना सामान एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही खराब एक चीज़ हो जाएगी हमारे जैसे देश के लिए, जो कि अंडर डेवलपिंग या फिर डेवलपिंग सिनेरियो में पहुंच रहा है और डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है। ठीक है, उस जैसे देश के लिए बहुत समस्या वाली बात हो जाएगी। तो फॉरेन पॉलिसीज के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा इन लाइन विद द 47th प्रेसिडेंट्स विजन, क्योंकि ये सब किसके अनुरूप चलेगा? जो 47th डोनाल्ड ट्रंप अब जो दूसरी बार बनेंगे वो 47th प्रेसिडेंट बनेंगे इनके, तो इनका जो विजन होगा, इनका जो नजरिया होगा, उसके अकॉर्डिंग ये सारी पॉलिसीज प्रभावित होंगी। देयर कुड नॉट हैव बीन मोर एट स्टेक इन दिस कॉन्सिक्वेंशियल इलेक्शन। बोल रहे हैं कि कुछ ज्यादा एट स्टेक मतलब दाव पर, इससे ज्यादा और कुछ दाव पर नहीं लग सकता इस महत्वपूर्ण कॉन्सिक्वेंशियल मतलब महत्वपूर्ण इलेक्शन में। फॉर द टू मेजर पार्टीज, दो बड़ी पार्टीज के लिए, फॉर द अमेरिकन पीपल एंड फॉर द वर्ल्ड। क्या क्या है? अमेरिकन लोगों के लिए और दुनिया के लिए इससे बड़ा और कुछ दाव पे नहीं हो सकता इस इलेक्शन के जरिए। Domestically, voters appear to lash out against Miss Harris for her association with an administration. अगर उनके घर की बात करें, अमेरिका की बात करें, तो अमेरिका में जो वहाँ की पब्लिक है वो बहुत ज़्यादा लैश आउट कर रही है, यानी कि गुस्से में है, आक्रोश में है, कीचड़ उछाल रही है, अटैक कर रही है। किसके ऊपर? कमला हैरिस के ऊपर, उनके अगेंस्ट में। क्योंकि उनका मानना है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे बहुत ज़्यादा कुछ दैट डिड सम सीरियस पॉलिसी हैवी लिफ्टिंग टुवर्ड्स द यूएस पोस्ट पेंडेमिक इकोनॉमिक रिनाइंस। बोल रहे हैं कि यूएस की इकोनॉमी को पेंडेमिक के बाद में यूएस की इकोनॉमी को अपलिफ्ट करने के लिए, उठाने के लिए, सही करने के लिए कमला हैरिस ने ऐसी नीतियों के साथ में खुद को एसोसिएट करा जहां पे बहुत कठोर नीतियां, हेवी लिफ्टिंग मतलब कठोर नीतियां बनाई गई, लेकिन येट apparently failed to bring price levels to everyday goods down sufficiently। लेकिन फिर भी इतनी कठोर नीतियां बनाने के बावजूद, कमला हैरिस का इन नीतियों के जुड़ने के साथ बावजूद, कोई भी जो है, जो डेली की रोजमर्रा की जरूरतों की चीजें होती हैं, उनके प्राइस कम नहीं हो पाए, उसमें वो नीतियां विफल रहीं, या फिर कहें कि जो अभी की एडमिनिस्ट्रेशन रहा वो विफल रहा। तो इसलिए लोगों में गुस्सा है इस सब चीजों को लेकर। इन पैरेलल वहीं दूसरी ओर मिस्टर ट्रम्प हैज कंटिन्यूड, मिस्टर ट्रम्प जो है वो अभी भी करते रहे क्या? एवर सिंस डिमिटिंग ऑफिस अंडर द क्लाउड ऑफ इंसाइटिंग इंसरेक्शन इन जनवरी 2021, जब से उन्होंने अपना पहले पद छोड़ा था, डिमिटिंग मतलब कि पद छोड़ना, कौन सा पद छोड़ा था? प्रेसिडेंट का पद छोड़ा था अंडर द क्लाउड। अंडर द क्लाउड मतलब संदेह के साए में। किस चीज का संदेह था? कि उन्होंने एक विद्रोह, इंसरेक्शन मतलब विद्रोह को इंसाइट किया था, उकसाया था। कब? जनवरी 2021 में। तो उसके बावजूद तब से लेकर अब तक ट्रंप क्या करते रहे हैं? टू इशू डायर स्टेटमेंट्स अबाउट माइग्रेंट्स एंड असाइलम सीकर्स स्टीलिंग यूएस जॉब्स। उन्होंने डायर मतलब बहुत ही गंभीर, बहुत ही सीवियर आरोप लगाए हैं, सीवियर स्टेटमेंट्स दिए हैं उन माइग्रेंट्स के अगेंस्ट में, या असाइलम सीकर। असाइलम सीकर क्या होता है कि सपोज करो किसी एक देश में कुछ ऐसी घटना बन रही है कि मेरा वहां पे रहना खतरनाक है, खतरे से खाली नहीं, मेरी जान को खतरा हो सकता है, तो मैं भाग के, जैसे कि हमारे देश में असाइलम सीख करने के लिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री आई, शेख हसीना जी आई, ठीक है, तो वो असाइलम सीकर है, उन्होंने हमारे यहाँ पे शरणार्थी हैं वो, तो वो हो गया असाइलम सीकर। तो माइग्रेंट्स हो गया जो नौकरी या अच्छी लाइफस्टाइल के, अच्छे लाइवलीहुड के तलाश में जाते हैं, और असाइलम सीकर जो अपनी जान को बचाने के लिए जाते हैं। ठीक है,
तो बोल रहे हैं कि उनने ऐसी स्टेटमेंट्स दी हैं माइग्रेंट्स और असाइलम सीकर्स के अगेंस्ट में कि वो लोग यूएस की जॉब्स छीन रहे हैं, स्टील कर रहे हैं। वंस अगेन अपीलिंग टू द फाइनेंशियल हार्ट स्ट्रिंग्स ऑफ द ब्लू कॉलर वर्कर्स, जो कि एक और बार अपीलिंग मतलब कि आकर्षित करती हैं। किसको आकर्षित करती हैं? फाइनेंशियल हार्ट स्ट्रिंग्स। जो फाइनेंशियल हार्ट स्ट्रिंग मतलब दिल के तार हैं, जो दुखती नस है। ब्लू कॉलर वर्कर होते हैं जो लेबर या मजदूर क्लास होती है, श्रमिक वर्ग होता है, उसकी बात करें कि उनकी जो फाइनेंशियल स्थिति की दुखती नब्ज है उसको पकड़ता है ट्रंप जी का ये भाषण। एज ही डिड इन हिज 2016 इलेक्शन कैंपेन, जैसा कि उनने अपने 2016 के इलेक्शन कैंपेन में किया था, वही चीज उन्होंने यहाँ पे भी दोहराई। This polarizing tactic of whipping up fear of the other in a society that, तो ये जो पोलराइज करने वाली, पोलराइज करना मतलब बिल्कुल विभाजित करने वाली जो टैक्टिक है, तकनीक है, नीति है, किसकी? ऑफ विपिंग। विपिंग मतलब उकसाना, विप अप करना मतलब उकसाना। किसको उकसा रहे हैं? एक समाज के अंदर दूसरे का, अदर दूसरे का, किसी बाहरी का डर बनाने की कोशिश कर रहे हैं इन इट्स आइडियल फॉर्म एज एनविजन्ड बाय इट्स फोरफादर्स, जो कि इनके फोरफादर्स द्वारा इन्विजन किया गया था, जिसकी कल्पना की गई थी, उसके बिल्कुल एकदम आइडियल परफेक्ट फॉर्म में ये डर बैठाया जा रहा है। वुड वेलकम एंड हार्नेस द पावर ऑफ इमिग्रेंट वर्कर्स ऑफ ऑल ह्यूज, ये क्या करेगा? स्वागत करेगा और हार्नेस करेगा। उनका फोरफादर्स का क्या ओपिनियन था कि हम जो भी माइग्रेंट वर्कर्स, इमिग्रेंट वर्कर्स आएंगे उनका हम स्वागत करेंगे, उनकी जो भी चीज़ें होंगी अच्छी, उनकी काबिलियत होगी, उसका हम उपयोग करेंगे, उसको हार्नेस करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। ऑफ ऑल ह्यूज, चाहे वो किसी भी रंग के हों। तो ये उनके फोरफादर्स का आइडियल विजन था, उसको बिल्कुल ही इन्होंने पोलराइज कर दिया। Appears to have combined with disenchantment over stubbornly high price levels to end Miss Harris's presidential run. तो ये क्या कर रहे हैं? लगता है कि इसने कंबाइन करा है किसके साथ में? डिसएंचैंटमेंट मतलब कि एक निराशा। किसके निराशा थी? कि जो कमला हैरिस के प्रेसिडेंशियल रन था उसमें जो बहुत ही स्टबन, बहुत ही हठपूर्वक हाई प्राइस था, बहुत ही ऊंची कीमतें चुकानी पड़ रही थी कमला हैरिस के प्रेसिडेंशियल रन को खत्म करने के लिए, उनकी जो इस दौड़ में उनका उम्मीदवारी थी उसको खत्म करने के लिए ये दोनों चीजें मिल गई। और ये दोनों चीजें किसके पक्ष में काम करी? जो है डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में काम करी। बियॉन्ड द ब्रेड एंड बटर इशू, ब्रेड एंड बटर इशू का मतलब क्या होता है? कि रोटी कपड़ा मकान की समस्याओं से परे। दो लाइज अ डीपर चर्निंग इन द कलेक्टिव साइक ऑफ द अमेरिकन वोटर, तो बोल रहे हैं इसके अलावा जो है एक बहुत गहरा चर्न मतलब मंथन यहाँ पे चल रहा है। किसमें? कलेक्टिव साइक मतलब मन, सूझबूझ। किसके सूझबूझ में? अमेरिकन वोटर्स के दिमाग में एक बहुत बड़ा उथल पुथल चल रहा है। वन दैट हैज bestowed मिस्टर ट्रम्प विद अ प्रोफाउंड सेकेंड विक्ट्री, एक तो ये कि जिसने एक ये उथल पुथल थी जिसकी वजह से मिस्टर ट्रंप को बिस्टाव मतलब प्रदान करना, उनको प्रदान की गई इतनी प्रोफाउंड, इतनी गहरी, इतनी महत्वपूर्ण सेकेंड विक्ट्री। द पोटेंशियली इररिवर्सिबल डेथ ऑफ नॉट जस्ट ऑफ पॉलिटिकल करेक्टनेस बट ऑल्सो ऑफ फंडामेंटल पॉलिटिकल प्रिंसिपल। दूसरा ये कि इस सब उथल पुथल में जो एक संभवतः इररिवर्सिबल डेथ हो गई है, इररिवर्सिबल मृत्यु कर दी गई है, किस चीज की? पॉलिटिकल करेक्टनेस होने की, यानी कि आपको जिसे माना जाता है कि पॉलिटिक्स में वो लोगों को आना चाहिए जो समाज कल्याण के बारे में सोच सकें। अगर कोई व्यक्ति खुलेआम ये चीज बोल रहा है कि मैं समाज कल्याण के लिए पॉलिटिक्स में नहीं आया हूं, मैं अपने बेनिफिट के लिए आया हूं, और फिर भी लोग उसको वोट दे रहे हैं, दैट मीन्स हमारी समझ जो है वो इतनी सीमित हो या फिर हमारी सूझबूझ की मृत्यु हो चुकी है कि हम सही गलत के बीच का अंतर नहीं समझ पा रहे हैं। वही चीज यहाँ पे बोले जा रहा है कि पॉलिटिकल करेक्टनेस की डेथ हो चुकी है यहाँ पे, और साथ ही साथ जो पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स, पॉलिटिक्स का जो एक मूलभूत आधार है जन कल्याण, उसके फंडामेंटल, उसके बेसिक्स की भी मृत्यु हो चुकी है। मिस्टर ट्रंप फेसेस 4 क्रिमिनल इंडिक्टमेंट्स। अब मिस्टर ट्रंप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके ऊपर 4 क्रिमिनल आरोप, अभियोग, एक्विजिशंस चल रहे हैं।
the most serious of which relate to his role in spurring a violent mob attack on the Capitol buildings in early 2021। बोल रहे हैं उनमें सबसे गंभीर है कि उन्होंने एक बहुत ही वायलेंट मॉब अटैक, मॉब मतलब होता है भीड़, भीड़ को अटैक करने के लिए प्रेरित करा, स्पर करना मतलब प्रेरित करा, प्रोत्साहित करा। कहाँ पे? कैपिटल बिल्डिंग्स में 2021 की शुरुआत में। अब कैपिटल बिल्डिंग्स में उस समय पे क्या हो रहा था, जितने भी अकाउंट्स वगैरह के जो लॉयर्स वगैरह है वो सब मिल रहे थे वहाँ पे, कुछ मीटिंग करने वाले थे, तो उनने उस भीड़ को उकसाया कि तुम जाओ वहाँ पे अटैक करो। The culmination of his democracy threatening strategy of denying the 2020 election results। और दूसरा उनके ऊपर ये था कि उन्होंने फाइनल जो उनकी डेमोक्रेसी को खतरा देने वाली जो 2020 का इलेक्शन रिजल्ट था, उसकी स्ट्रैटेजी सारी की सारी उन्होंने बनाई थी। हाउ डिड हिज सपोर्टर्स फाइंड इट सो ईजी टू लुक पास दैट। तो उनके सपोर्टर्स इतने अंधे कैसे हो सकते हैं कि इन सब चीज़ों को भूल के आगे बढ़ जाए। इज देयर नॉट irrefutable evidence in the Georgia case against him of his attempts to tamper with official proceedings। क्या यहाँ पे अखंडनीय अनडिनाइबल एविडेंस, सबूत नहीं है कि जॉर्जिया केस में उन्होंने सबूतों के साथ टैंपरिंग करने का प्रयास किया, यानी कि सबूतों के साथ में छेड़छाड़ करने का प्रयास किया, वो भी उनकी ऑफिशियल प्रोसीडिंग्स चलने के दौरान में। एंड lean on state election officials to misrepresent the outcome of the election। और उन्होंने state election officials यानी कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको ऊपर भी lean on करना मतलब दबाव डालना, उनके ऊपर भी दबाव डाला कि वो इलेक्शन के आउटपुट्स जो है, उसके जो आउटकम है उनको मिस रिप्रेजेंट करें, यानी कि गलत नतीजे बताएं। Does not the fact that he is convicted felon awaiting sentencing in the Stormy Daniels case link him to criminal acts। क्या ये तथ्य कि वो दोषी हैं, दोषी ठहराए जा चुके हैं, फेलन मतलब आरोपी, अपराधी, ठीक है, वो दोषी अपराधी हैं जिनका अभी सेंटेंस, कन्विक्शन जो है कि सजा की, अभी बोलते हैं ना कि दोषी तो बता दिया गया लेकिन इनकी सजा की अर्जी अब हम आगे सुनाएंगे, इनकी सजा क्या मिलेगी वो हम आगे सुनाएंगे। तो उनकी सजा सुनाना भी बाकी है। किसमें? स्टॉर्मी डैनियल्स केस में। जो क्या ये इनको क्रिमिनल एक्ट्स के तहत लिंक नहीं करता? क्या ये इनको एक क्रिमिनल नहीं बना देता कानून के नजर में? rather than represent a witch hunt by dispirited liberals। बजाय कि क्या करें, विच हंट मतलब कि किसी का दमन करने का कोशिश करना। किसके दमन करने की कोशिश करना है? यहाँ पे जो रिपब्लिकन्स हैं, डेमोक्रेट्स हैं, उनकी दमन करने की कोशिश की जा रही है रिपब्लिकन्स द्वारा। बोल रहे हैं कि क्या ये जो निराश हो चुके लिबरल्स थे, इनको विच हंट करने के लिए ऐसे व्यक्ति को रिप्रेजेंट करने के लिए लाना चाहिए था कि जो एक क्रिमिनल कन्विक्ट है, एक कन्विक्ट है जो कि बिल्कुल क्रिमिनल के बराबर है, जिसको अभी अपने एक केस में सजा सुनाई जानी बाकी है। तो क्या ये सही रिप्रेजेंटेशन दिया गया लिबरल्स के द्वारा? तो ये था पैसेज। डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सवाल, और इन सवालों के जवाब जो हैं वो हमें खुद अपने दिमाग में सोचने पड़ेंगे कि क्या हम ऐसे पॉलिटिशियंस को आगे देखना चाहते हैं जो इस तरीके के क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हों, या जिनकी फॉरेन पॉलिसीज इतनी खराब हों कि हमारे जैसे देशों को एक खतरा, रिस्क महसूस हो सकता है। और हमारे जो स्टूडेंट्स जो बाहर जाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, जॉब्स करना चाहते हैं, जो एक होप देखते हैं अमेरिका में सेटल होने की या वहाँ पे जॉब करने की, तो उनके लिए कितना खतरनाक हो सकता है या कितना गलत हो सकता है, ये सोचने की हमें ज़रूरत है। चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे पूछ रहा है, What can be inferred about the possible impacts of 2024 US election results on the Republican Party's influence? कि 2024 के जो US election के रिजल्ट आएंगे उससे हमें रिपब्लिकन पार्टी के प्रभाव के ऊपर क्या पता चल रहा है। The Republican Party has gained substantial momentum across the United States। करेक्ट है, ये रिपब्लिकन पार्टी मतलब डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी, डेमोक्रेट पार्टी मतलब कमला हैरिस की पार्टी। तो डोनाल्ड ट्रंप तो जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं ना, तो जीतेंगे कब? जब उनके पास में ज्यादा वोट्स होंगे, ठीक है, ज्यादा सपोर्ट होगा, तो यानी कि पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में उनका दबदबा ज्यादा बढ़ता दिखाई दे रहा है, तो ये तो करेक्ट है।
The Republican Party is expected to face challenges in maintaining control of the Senate. ये इनकरेक्ट है क्योंकि बोला गया है कि जिस तरीके से उनकी विक्ट्री दिखाई दे रही है तो ऐसा लग रहा है कि सेनेट भी उनके हाथ में रहेगी और जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स होता है वो भी उनके हाथ में रहेगा. ठीक है, तो ये इनकरेक्ट है. Donald Trump's administration will have greater political power due to Republican control of both legislative branches. बिल्कुल करेक्ट है, उनके पास में काफी बड़ी पावर आ जाएगी, पॉलिटिकल पावर आ जाएगी क्योंकि उनके पास में दोनों ही हाउसेस का कंट्रोल होगा. तो ये करेक्ट है. The Democrats are successfully expanding their influence in the swing states. Incorrect है, बल्कि जो डेमोक्रेट्स के गढ़ थे वहां पे भी थोड़ा रेड शिफ्ट देखने मिल रहा है. दैट मीन्स ये इन स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है. तो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट आर करेक्ट. ऑप्शन ए फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट. What is the tone of the passage? पैसेज की टोन काफी क्रिटिकल है. डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों को क्रिटिसाइज किया गया है, उनकी संभावना कि वो जीतेंगे, उनकी लीडरशिप, उनके जो पहले के टाइम के फैसले रहे, जो उनकी क्रिमिनल एक्टिविटीज रही, हर चीज को क्रिटिसाइज किया गया है. ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, ना ही डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री को यहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है राइटर द्वारा, और न्यूट्रल तो बिल्कुल ही नहीं है पैसेज. सो ऑप्शन ए क्रिटिकल इज करेक्ट. जहाँ पे शब्द इस्तेमाल किए गए क्रिमिनल कि ही इज ही नॉट अ क्रिमिनल, कन्विक्टेड फेलन, ये जैसे शब्द जो इस्तेमाल किए गए ये बताते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है डोनाल्ड ट्रंप को लेकर. ठीक है, सो ऑप्शन ए क्रिटिकल इज करेक्ट. Fill in the blank. The author suggests that Mr. Trump's dash tactic of appealing to fear of migrants and asylum seekers has helped him gain support despite his controversial past. ऑथर का सुझाव ये था कि डोनाल्ड ट्रंप का जो डैश टैक्टिक था, डैश टैक्टिक मतलब किस तरीके का उनका रणनीति थी, वो अपीलिंग लगी कि भाई जो दूसरे माइग्रेंट्स या असाइलम सीकर्स आ रहे हैं उनसे लोगों को डर लगने लगा. ठीक है, और इसलिए उनके सपोर्टर्स जो है, उनके कितना भी कंट्रोवर्शियल पास्ट रहा हो, उन्होंने उनको हेल्प करा चुनाव जीतने के लिए. तो कैसी टैक्टिक्स थी उनकी? फर्स्ट है डिवाइसिव. डिवाइसिव मतलब विभाजन की. तो जाहिर सी बात है विभाजन की टैक्टिक थी, माइग्रेंट्स को विभाजित करें, जबकि उनके जो फोर फादर्स थे, उनके जो पुरखे थे, फोर फादर्स होते पुरखे, उनके जो पूर्वज थे, उनका ये मानना था कि जो भी आ रहा है उनको आने दो, हम उनकी क्षमताओं का इस्तेमाल करेंगे, उनकी क्षमताओं को यूटिलाइज करेंगे और ग्रो करेंगे. लेकिन इनका मानना ये नहीं है, इनका मानना ये कि हम ही आपस में रहेंगे और बाहर वालों को बाहर रखो. तो डिवाइसिव है, विभाजन वाली है. इंक्लूसिव सबको सम्मिलित करने वाली है. एम्बिवेलेंट नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है. सो ऑप्शन ए डिवाइसिव इज करेक्ट. Which word from the passage is closest in meaning to disenchantment? Disenchantment का मतलब होता है विश्वास खो देना, निराशा हाथ लगना, डिसअपॉइंट होना. ठीक है, तो इसका क्लोजेस्ट मीनिंग क्या होगा? फर्स्ट है ऑप्टिमिज्म. ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है पॉजिटिवनेस. तो जब आपका विश्वास खो चुका है, आप निराश है, तो ऑप्टिमिज्म तो नहीं होगा. इनकरेक्ट है. फ्रस्ट्रेशन, हाँ, जब आप निराश होते हैं तब आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड, बहुत ज़्यादा फंसे हुए महसूस करते हैं, आपको निकलने का कोई जगह नहीं मिलती. राइट, तो फ्रस्ट्रेशन इज अ सिनोनिम फॉर डिसएंचैंटमेंट. जॉय मतलब खुशी, एनलाइटमेंट मतलब कि किसी चीज़ का आपको नॉलेज हो, किसी चीज़ का आपको ज्ञान हो. तो ऑप्टिमिज्म नहीं होगा, जॉय नहीं होगा, एनलाइटमेंट नहीं होगा. ऑप्शन बी फ्रस्ट्रेशन इज करेक्ट. Which of the following best describes a major consequence of the 2024 US election for future governance? तो फ्यूचर गवर्नेंस के लिए 2024 के यूएस इलेक्शंस का क्या बड़ा प्रभाव रहेगा? तो इन्हीं की पॉलिसीज के ऊपर निर्भर करके फॉरेन पॉलिसीज डिसाइड होंगी. राइट, तो क्या इनका मानना रहेगा, क्या इनका विजन रहेगा, उससे दुनिया भर की पॉलिसीज में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा. क्योंकि ये व्यापार जो है अभी तक डॉलर्स में होता है, और डॉलर जो है ऐसी करेंसी है जो कि दुनिया भर के व्यापार को, आयात निर्यात को कंट्रोल करती है. विच मीन्स डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा पूरे दुनिया के ऊपर. ठीक है, Donald Trump's win could reshape policy significantly due to Republican dominance. बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी का यहाँ पे दबदबा रहेगा, दोनों ही सेनेट में, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में उनका कंट्रोल रहेगा, तो उनकी नीतियां जो है वो प्रभावित करेंगी सभी चीज को. सो ये तो करेक्ट है. The Democrats are likely to maintain substantial control over the House of Representatives. Incorrect है, Democrats तो बिल्कुल ही आउट ऑफ पिक्चर हो चुके हैं. राइट,
The Republican Party is poised to set a precedent by winning the popular vote after 20 years. बिल्कुल करेक्ट है. प्रेसिडेंट मतलब कि जो एक ऐसी चीज जो पहले कभी नहीं हुई वो उनने यहाँ पे सेट कर दी है. क्योंकि पिछले 2 दशक में ये पहले डोनाल्ड ट्रंप जो है पहले उम्मीदवार रहे रिपब्लिकन पार्टी के जिनको की पॉपुलर वोट मिला है. तो ये बिल्कुल करेक्ट है. कमला हैरिस परफॉर्मेंस विल बूस्ट डेमोक्रेट मोराल नेशन वाइड. उनकी परफॉर्मेंस ही खराब रही है तो डेमोक्रेट्स का मोराल कैसे बढ़ेगा. तो यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन ए फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट. My father always tells amusing and true stories from his childhood at bedtime. जो असली कहानियां हो, इंटरेस्टिंग हो लेकिन असली हो, बताते हैं हम अपने बचपन की कहानी कि हमने बचपन में ऐसे किया था ऐसे किया था, उनको क्या बोला जाता है. तो एक बच्चा है वो बोल रहा है कि मेरे पिताजी मुझे अपने जीवन की असली और एडवेंचरस और बहुत एक्साइटिंग कहानियां सुनाया करते थे रात को सोने के समय पे. तो उनको बोला जाता है. फर्स्ट है सोनेट्स. सोनेट्स का मतलब होता है पोएटिक वे में 14 लाइनों की जो पोएम की वे में कुछ कहानी बताई जा रही है जिसमें राइम्स वगैरह भी हैं. ठीक है, कोई भी फॉर्मेट हो राइम का, ए बी बी कोई भी हो सकता है फॉर्मेट, तो उसको बोलते हैं सोनेट्स. फेबल्स होती हैं जिनमें उपदेश हो, जिनमें कोई नॉलेज हो, जिसमें कोई मोरल हो, ऐसी कहानियां. एनेक्डोट्स मतलब कि हमारे जीवन की असल कहानियां जो इंटरेस्टिंग हो. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. और एल्गरीज का मतलब होता है जो ऐसी कहानियां हों जो कि किसी चीज को रिप्रेजेंट करती हों. ठीक है, विक्रम बेताल की कहानियां हैं उनमें भी कुछ ना कुछ रिप्रेजेंटेशन है. कहानियां तो कहानियां हैं कहने को, लेकिन वो कुछ ना कुछ तो हमें उपदेश देती हैं, कुछ हमें बताती हैं, कुछ रिप्रेजेंट करती हैं हमारी लाइफ से रिलेटेड. सो ऑप्शन सी एनेक्डोट्स इज करेक्ट. ऑटोनॉमी. ऑटोनॉमी का मतलब होता है सेल्फ गवर्नेंस, सेल्फ रूल, इंडिपेंडेंस. ठीक है, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा. फर्स्ट है इंडिपेंडेंस. इंडिपेंडेंस तो उसका सिनोनिम होगा. परमानेंस. परमानेंस का मतलब होता है कोई चीज एकदम स्थिर हो, स्थायी हो. इकोनॉमिकल. इकोनॉमिकल का मतलब होता है जो किफायती हो. और डिपेंडेंस मतलब किसी के ऊपर निर्भर करना. सो ऑप्शन डी डिपेंडेंस इज द एंटोनिम फॉर ऑटोनॉमी. आई थॉट साधना वुड ऑलवेज स्टिक बाय मी. मैंने ऐसे सोचा कि साधना हमेशा मेरे साथ रहेगी. स्टिक बाय मी मतलब हमेशा मेरा साथ देगी. बट व्हेन आई गॉट इनटू ट्रबल, लेकिन जब मैं मुसीबत में पड़ा, शी टर्न्ड आउट टू बी अ एन डैश. या तो अ होगा या एन होगा. फर्स्ट है हार्ड नट टू क्रैक. हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति इतना कठोर हो कि आप उससे सच ना उगलवा सको. ठीक है, उसको तोड़ ना सको, या फिर कोई कठिन समस्या. फेयर वेदर फ्रेंड. फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब होता है कि आपका अच्छे समय का दोस्त, मुसीबत में साथ छोड़ देगा, अच्छे समय का दोस्त है. वाइट एलिफेंट. वाइट एलिफेंट मतलब जो बहुत ही बेकार का, अनरीजनेबल या अनयूजेबल कोई महंगी सी चीज हो. जैसे गर्ल्स कलेक्ट करती रहती है ना, बाउल्स वगैरह कलेक्ट कर लेंगी, या डेकोरेशन के आइटम महंगे महंगे कलेक्ट कर लेंगे. वो क्या है, वाइट एलिफेंट है. उनका इस्तेमाल क्या है, नथिंग. ओपन सीक्रेट. ओपन सीक्रेट मतलब जो एक ऐसा राज जो सबको पता है. तो अ फेयर वेदर फ्रेंड, ऑप्शन बी इज करेक्ट. अ आएगा, एन नहीं आएगा. अ फेयर वेदर फ्रेंड इज करेक्ट. एन क्यों नहीं आएगा, क्योंकि एन जो है वो वॉवल साउंड्स के साथ में आता है. फॉरसेक. फॉरसेक मतलब छोड़ देना. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा. फर्स्ट है एक्सेलरेट. एक्सेलरेट का मतलब होता है गति तेज करना. क्लच. क्लच का मतलब होता है किसी चीज को कसकर पकड़ना. रिवील मतलब उजागर करना. और अबैंडन मतलब छोड़ देना. तो ऑप्शन डी अबैंडन इज द सिनोनिम फॉर फॉरसेक. The long-standing feud between the two villages was settled due to the intervention of two chiefs. एंटोनिम बताना है फ्यूड का. फ्यूड का मतलब होता है दुश्मनी. तो जो लंबे समय से दुश्मनी या झगड़ा चला था दो गांवों के बीच में, वो सेटल डाउन कर दिया गया. सेटल डाउन कर दिया गया मतलब सुलझा दिया गया. किसकी वजह से, दो चीफ्स, दो मुखियाओं के इंटरवेंशन, हस्तक्षेप की वजह से. तो फ्यूड झगड़ा. एंटोनिम क्या हो जाएगा. फर्स्ट है ऑनेस्टी. ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी. ह्यूमिलिटी. ह्यूमिलिटी का मतलब होता है विनम्रता. हम्बल. हम्बल मतलब है विनम्र. हारमनी. हारमनी मतलब सौहार्द, सुख, सौहार्द, एकजुटता. तो दुश्मनी है तो एकजुट हो गया, तो मतलब क्या हो गया, एंटोनिम हो गया. सो ऑप्शन डी हारमनी इज करेक्ट. वन हु ईट्स द फ्लैश ऑफ हिज ओन स्पीशीज. जो निठारी कांड याद है,
उसमें कैनिबलिज्म का नाम हम सब ने पहली बार सुना होगा, जो ज़्यादा नहीं बुक्स पढ़ते उन्होंने पहली बार कैनिबलिज्म का नाम सुना होगा। कैनिबलिज्म क्या होता है? जो अपनी ही प्रजाति को खा जाता है, ठीक है, अपनी ही प्रजाति को खाना पसंद करता है, उनको बोलते हैं कैनिबलिज्म। हिंदी में बोले तो नरभक्षी। वीगन, वीगन मतलब शाकाहारी। मैमल, मैमल मतलब स्तनपाई जानवर। नॉन वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन मतलब कि जो मांसाहारी हो। और कैनिबलिज्म मतलब, कैनिबल मतलब कि जो अपनी ही प्रजाति को खाता हो। Helium is used with oxygen for asthma treatment because it dash very easily. करेक्टली स्पेल्ड वर्ड को फिल करना है। तो हीलियम को ऑक्सीजन के साथ मिला के इस्तेमाल किया जाता है एस्थमा के ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि ये बहुत आसानी से क्या होता है, डिफ्यूजेस। तो डिफ्यूज का होने का मतलब होता है कि वो जल्दी से फैल जाता है, ठीक है, जल्दी से तेजी से फैलता है, उसको बोलते हैं डिफ्यूज। DIFFUSES, डिफ्यूजेस। DIFFUSES, ऑप्शन बी इज करेक्ट। Her thinning grey hair was hanging on her bony forehead. थिनिंग मतलब पतले होते हुए, तो उसके जो ग्रे हेयर मतलब होता है बूढ़े, वाइट हेयर्स जो होते हैं उनको बोलते हैं ग्रे हेयर्स। तो जो उसके पतले होते हुए सफेद बाल थे वो क्या, उनकी बहुत ही बोनी, बोनी मतलब उसके सिर पे मांस नहीं रह गया था, एकदम हड्डियां हड्डियां निकल गई थी, उससे हैंग ऑन कर रहे थे, हैंग ऑन कर रहे थे। को आप अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या लिख सकते हैं, अर्जिंग अहेड। अर्जिंग अहेड का मतलब होता है किसी चीज का प्रोत्साहन देना, किसी को इनकरेज करना। फॉलिंग अबाउट, फॉलिंग अबाउट का मतलब होता है कि बिना कंट्रोल हो पाने की, बिना रुके, बिना कंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल तरीके से हंसना। सिंकिंग फ्रॉम, सिंकिंग फ्रॉम मतलब कि एक निचले स्तर तक गिरना। स्ट्रैगलिंग ओवर मतलब कि अनटाइडी तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटी छोटी अमाउंट में स्प्रेड होना। तो बाल उसके ऐसे ही फैले हुए थे ना, थोड़ी थोड़ी जगहों पे फैले हुए थे, तो क्या हो रहे थे, स्ट्रैगलिंग ओवर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। Shivamani is working as an electrician for the past 22 years. अब इज वर्किंग की बजाय आप क्या लिख सकते हैं, इज वर्किंग तो मतलब अभी काम कर रहा है, लेकिन वो पिछले पास्ट 22 ईयर्स से काम कर रहा है, तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस चाहिए। तो क्या बोलेंगे, हैज बीन, क्योंकि शिवामणि सिंगुलर है, हैज बीन वर्किंग। हैड बीन वर्कड नहीं आएगा, करके खत्म नहीं कर चुका, अभी भी कर रहा है, तो हैज बीन वर्किंग, ऑप्शन बी इज करेक्ट। Humor that describes the weakness of the other person is itself a crime among peer groups. One word substitute करना है, ऐसा मजाक जो दूसरे व्यक्ति की कमजोरी को बताता हो, उसे क्या बोलते हैं। फर्स्ट है अ जोक। जोक तो मतलब मजाक होता है। सेटायर, सेटायर मतलब एक सरकाजम काइंड ऑफ थिंग जिसमें आप दूसरे व्यक्ति की कमजोरियों के ऊपर व्यंग कर रहे हो, ठीक है, बोलते हैं सेटायर। अटायर मतलब आपके परिधान, कपड़े। अकर्स मतलब अभिशाप, तो ऑप्शन बी सेटायर इज करेक्ट। दिपेश विल सेंड राकेश अवे टू कॉलेज फॉर सर्टेन रीजंस। दिपेश जो है राकेश को कॉलेज, दूर कॉलेज भेज देगा कुछ कारणों की वजह से। पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। विल सेंड जो है वर्ब है, ठीक है, दिपेश जो है सब्जेक्ट है, राकेश जो है ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट पहले, राकेश। अब जब ऑब्जेक्ट पहले आ गया तो क्या आएगा, ऑक्सिलरी वर्ब आएगा। तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या बन जाएगा, राकेश विल बी सेंट, क्योंकि विल कहा गया है तो भेजा जाएगा ना। विल हैव टू बी सेंट नहीं आएगा, विल हैव बीन नहीं आएगा, विल बी सेंट अवे टू कॉलेज फॉर सर्टेन रीजंस बाय दिपेश, ऑप्शन डी इज करेक्ट। His PhD degree seems to be Penelope's web. Penelope's web का मतलब होता है बहुत ही एंडलेस टास्क, जिसमें आप कोई खत्म ही नहीं कर पा रहे। तो उसकी PhD डिग्री शायद बहुत लंबी खिंच गई होगी, तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ही एंडलेस टास्क है। और डिफिकल्ट टास्क मतलब बहुत मुश्किल काम है, एंडलेस टास्क है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। एक्सेप्शनल का सिनोनिम बताना। एक्सेप्शनल का मतलब बहुत ही असाधारण, बहुत ही उम्दा। टोटल मतलब पूरा, संपूर्ण। इमोशनल मतलब भावुक। आउटस्टैंडिंग मतलब बहुत ही ज्यादा एक्सेप्शनल, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ट्रिवियल मतलब बहुत तुच्छ। दीपा एंड सीमा आर बोथ good with running, but Deepa is also good at catching the ball and throwing it to the right corner in time. अब यहाँ पे प्रेपोजिशन के इस्तेमाल में कुछ गलती है, हमें बताना है कौन से प्रेपोजिशन के इस्तेमाल में गलती है। तो गुड विद रनिंग के बजाय क्या आएगा, गुड एट रनिंग।
ठीक है, रनिंग, गुड एट रनिंग, सीमा इज गुड एट रनिंग, क्योंकि किसी भी एक्टिविटी के लिए आप अगर प्रपोजिशन इस्तेमाल कर रहे हैं, गुड के बाद में अगर कोई एक्टिविटी आपने बतानी है तो बीच में क्या आएगा, प्रपोजिशन एट आएगा। ठीक है, तो गुड एट रनिंग, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Why are you repeatedly called by her? हर के साथ में क्या आ जाएगा, हर हमारा क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट, क्योंकि क्वेश्चन why से स्टार्ट हुआ है तो why हमारा क्वेश्चन रहेगा, हर की बजाय क्या बन जाएगा, why she। तो क्या बन जाएगा आंसर, why does she call you repeatedly? Why had she called you repeatedly? Why was she calling you repeatedly? Why she calls you repeatedly? Why does she call you repeatedly? Option D is correct. The limbs of a flying squirrel are interlinked with a membrane. लिम्स क्या होता है, जो उसके बाजू में वगैरह होती हैं और टांगे होती हैं उनको बोलते हैं लिम्स। तो जो फ्लाइंग स्क्विरल होती है उसकी लिम्स जो होती हैं वो उसकी बॉडी के साथ में इंटरलिंक्ड होती हैं एक मेम्ब्रेन के जरिए। ठीक है, वेन द क्रिएचर डैश इन टू एयर, तो फ्लाइंग स्क्विरल है तो वो फ्लाई करेगा हवा में तभी होएगा, या जंप करेगा हवा में तभी उड़ने के लिए जैसा लगेगा। तो जब ये जानवर, ये प्राणी जब है हवा में जंप करता है या फिर फ्लाई करता है, the membrane opens and the squirrel seems to dash swiftly downwards, तो उसकी मेम्ब्रेन खुल जाती है और ऐसा लगता है कि ये स्क्विरल जो है स्विफ्टली नीचे की तरफ फ्लाई कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में फ्लाई नहीं करता, वो जैसे पैराशूट का इफेक्ट होता है ना वैसा इफेक्ट क्रिएट करता है। दिस मूवमेंट गिव्स द डैश ऑफ फ्लाइट, दिस, ये जो मूवमेंट है ये एक इल्यूजन दे सकता है, फ्लाइट का भ्रम पैदा कर सकता है कि वो उड़ रहा है। हाउएवर इट इज नॉट फ्लाइंग रियली, हालांकि वो वास्तव में फ्लाइंग नहीं होता। इट इज अ डैश इन द एयर फ्रॉम अ हायर लेवल, इट इज अ डैश मतलब वो स्थिति क्या है, वो स्थिति ऐसी है कि वो ऐसा लगता है कि ऊंचे एंड से हवा में वो क्या कर रहा है, लोअर डाउन कर रहा है। ठीक है, it is also noteworthy that a squirrel cannot dash its direction while it is in flying mode. तो डायरेक्शन चेंज करने की बात होगी कि ये भी ध्यान देने वाली बात है, गौर करने वाली बात है कि ये जो फ्लाइंग स्क्विरल्स होती हैं ये उड़ते वक्त अपनी दिशा नहीं बदल सकती। When the creature dashed into ears, leaps मतलब होता है जंप लगाना, छलांग लगाना, hurdle मतलब पार करना बाधा को, spring मतलब उछलना, और क्रॉस मतलब किसी चीज को क्रॉस करना, पार करना। तो यहाँ पे वो जंप करने की बात करें ना हवा में, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। Leaps into the air, the membrane opens and the squirrel seems to dash swiftly downwards. Skim का मतलब होता है ऊपर से तेजी से गुजरना, एकदम हवा में हमारे ऊपर से जैसे जो शूटिंग स्टार है वो गुजरा हो। स्केट का मतलब होता है बर्फ के ऊपर फिसलना। ग्लाइड मतलब हवा में नीचे की ओर सरकना, ग्लाइड करना। और व्हील मतलब कि गोलाकार घूमना। तो यहाँ पे ऑप्शन सी ग्लाइड इज करेक्ट, कि ऐसा लगता है कि वो धीरे से हवा में ग्लाइड करते हुए उतर रहे हैं। दिस मूवमेंट गिव्स द डैश ऑफ फ्लाइट। इम्प्रेशन मतलब कि वो ऐसा लगता है, छवि पैदा करता है। अफेक्ट प्रभावित करता है। सस्पिशन संदेह डालता है। या फिर फैंसी मतलब कि कोई कल्पना करता है, तो वो इम्प्रेशन देता है, वो ऐसा लगता है देखने से कि वो उड़ रहा है। इट इज अ डैश इन द एयर फ्रॉम अ हायर लेवल। मोशन मतलब गति। वेव मतलब लहराना। प्रोग्रेस मतलब आगे बढ़ना। और साइन मतलब कि इशारा। तो वो एक मोशन है, वो एक गति है हवा में ऊंचे हाइट से। It is also noteworthy that a squirrel cannot dash its direction while it is in flying mode. Adapt का मतलब होता है कुशल होना किसी चीज में। अडॉप्ट मतलब किसी चीज को ढालना, अपनाना। रिप्लेस मतलब बदलना। और स्वैप मतलब चेंज करना, परिवर्तित करना। तो यहाँ पे अदला बदली नहीं कर सकता वो अपने डायरेक्शन की, वो जिस डायरेक्शन में उड़ रहा है उसी में जाएगा। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।